Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ये सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट है सैटेलाइट्स के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स और होते हैं, जैसे उनमें से एक है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये बेसिकली वो सैटेलाइट हैं जो जिस प्लेस के ऊपर अरेंज करी जाती हैं, प्लेस करी जाती हैं, उसी प्लेस के ऊपर रहती है हमेशा। यानी किसी कंट्री स्पेसिफिक के ऊपर ऑर्बिट में प्लेस की जाएंगी तो उस हमेशा उस कंट्री के ऊपर ही वो हमेशा रोटेट करती रहेंगी। यानी कहने का मतलब कि दोनों का टाइम पीरियड जो है अर्थ का और सैटेलाइट का सेम होता है, दैट इज़ 24 आवर्स। सो वो सैटेलाइट जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स है, दैट आर कॉल्ड, दो सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सो सिंपल सा मीनिंग इनका ये है, अ सैटेलाइट which appears to be fixed at a definite height to an observer on Earth is called geosynchronous या geostationary satellite. Okay, and these satellites have a fixed time period of rotation. Equals to the time period of rotation of Earth. i.e. 24 आवर्स। तो टाइम पीरियड इन सैटेलाइट का फिक्स होता है, 24 आवर्स होता है। उससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस है, कौन सी नहीं है। ओके, एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की जो एक्सिस रोटेशन है वो सिमिलर होती है, वही होती है जो अर्थ की एक्सिस रोटेशन होती है। दोनों सेम एक्सिस रोटेशन पर रिवॉल्व करती हैं, के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। सो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं कि इन सैटेलाइट्स के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। टी का फॉर्मूला हमें पता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई r+h² डिवाइडेड बाय gm। अर्थ के लिए लगाएंगे सारी वैल्यूज़ को। सो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा t² इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर r+h³ डिवाइड बाय gm। सो यहाँ से r+h³ इक्वल्स टू gm t² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सो r+h इक्वल्स टू gm t² अपॉन 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3। Hence h equals to gm t² अपॉन 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस r। सारी वैल्यूज़ हमें पता है यहाँ पे। g की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। टाइम पीरियड इज़ 24 आवर्स, यानी 24 इंटू 3600 सेकेंड्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 पावर 1/3 माइनस 6400 किलोमीटर, दैट इज़ 6.4 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू लगभग आती है 36,000 किलोमीटर्स। सो सारी जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड हाइट पर उनकी ऑर्बिट होती है, एंड दैट हाइट इज़ 36,000 किलोमीटर। और यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन टी। सो 2 पाई और r की वैल्यू r+h हो जाएगी, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 यानी 6,400 किलोमीटर्स प्लस 36,000, ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज़ 24 इंटू 3600। यहाँ से v0 सॉल्व करके निकालेंगे ऑर्बिटल स्पीड, इट विल कम आउट टू बी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑर्बिटल स्पीड जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ओके, नाउ इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में। like geostationary satellites are used for the purpose of telecommunication mainly, as they reflects the suitable waves carrying the messages. Therefore they are also called communication satellites.
geosynchronous satellites are mainly used for telecommunication purposes. Hence, they are also called communication satellites. Communication satellites. ओके कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में. जो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी ऑर्बिट में, इट वाज डन बाय यूएसए इन 1962. सो द फर्स्ट जियो स्टेशनरी, सो 3 वर्ड है यहाँ पे, तीनों का मतलब सेम है: जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस एंड कम्युनिकेशन. फर्स्ट जियो स्टेशनरी or communication satellite placed in orbit was Telstar by USA in 1962. Since then, many countries have placed many satellites in that orbit for communication. India has also done that. So some Indian geosynchronous satellites are INSAT 2B, INSAT 2C, etc. Okay. So these are geostationary or communication satellites, also known as geosynchronous satellites. Some essential condition for geostationary satellites are that they should be at height nearly 36,000 km above the equator of Earth. Time period of rotation should be 24 hours, and they revolve around the same axis of rotation, that is the axis of rotation of Earth. And third, it should revolve in an orbit concentric and coplanar with the equatorial plane. And equatorial plane के कंसेंट्रिक वो घूमती हैं इक्वेटर वाली लाइन के एग्जैक्टली हाइट पर. सो द प्लेन ऑफ सैटेलाइट इज नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. नेक्स्ट, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस, यानी वेस्ट टू ईस्ट. तो ये बिल्कुल बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे अर्थ घूमती है उसी के कंसेंट्रिक ये भी सैटेलाइट्स घूमती हैं. तो दोनों का एक्सिस रोटेशन सेम है और दोनों का टाइम पीरियड सेम है. ये सारी चीज़ें दोनों के लिए सिमिलर है. सो मैं इनको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे. सम essential conditions for geostationary satellites. These are: first, the height should be 36,000 kilometer above the equator of Earth. Second, the time period of rotation is 24 hours, just like Earth. Third, they revolve in an orbit concentric and coplanar with the equatorial plane. Meaning the axis of rotation of this satellite is common to the axis of rotation of Earth's motion. Also, it revolve west to east
just like Earth. जस्ट लाइक अर्थ. ओके, सो ये हो गया जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में सारी चीज़ें. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोलर सैटेलाइट्स. Polar satellites. So as the name suggests, these are those satellites which revolve in polar orbits around Earth. These are synchronous with sun's motion. So these are also known as sun synchronous orbit. Sun synchronous satellite. These are those satellites which revolve in polar orbits, also known as sun synchronous orbit. Orbits, okay, around Earth. And a polar orbit is that orbit whose angle of inclination with equatorial line is 90 degree. So they revolve around the poles of Earth. सो ऑब्वियसली उनका नाम पोलर सैटेलाइट्स है. एंड इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. द पोलर सैटेलाइट्स आर लो एटीट्यूड सैटेलाइट्स. द पोलर सैटेलाइट्स आर लो एल्टीट्यूड यानी हाइट satellites. They go around the poles from north to south direction. At a height of about 500 to 800 kilometer from the surface of Earth. तो अगर हमें हाइट पता है तो यहाँ से हम बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट क्या होगा और इनका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा. सो इट इज़ आई एम गिविंग दिस इन फॉर होमवर्क. टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट ये निकालना है आपको हाइट को यूज़ करके. टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ पोलर सैटेलाइट. ये दोनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड करके देखनी है क्या आता है. नेक्स्ट मैं थोड़ा इसका डायग्राम से वर्किंग समझा देता हूँ. ये डायग्राम कॉमन है फॉर बोथ पोलर सैटेलाइट्स एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. दोनों के लिए मैं कॉमन डायग्राम बना रहा हूँ. सो दिस इज़ अर्थ एंड दिस इज़ द इक्वेटर लाइन ऑफ अर्थ. एंड जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं वो इक्वेटर लाइन के कंसेंट्रिक सर्कल में मूव करती हैं, और पोलर सैटेलाइट्स आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. इक्वेटर के प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करती हैं. सो दिस इज इक्वेटर प्लेन एंड दिस इज ऑर्बिट प्लेन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. And this is polar orbit. These are poles north and south. This is equator line A. Okay, so इस टाइप का इनका वर्किंग होता है. ये डायरेक्शन हो गई और इनकी डायरेक्शन भी फिक्स है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये रिवॉल्व करेंगे. और एक्सेस और रोटेशन अर्थ की और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ये होती है. एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट.
and axis of rotation of polar satellite is basically the equator line. पोलर सैटेलाइट्स या पोलर ऑर्बिट के लिए तो नॉर्थ साउथ पोल की जो लाइन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की है और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की है, और इक्वेटर वाली लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पोलर सैटेलाइट्स के लिए. Next, a few more important things about polar satellites are: if a camera is fitted on a polar satellite, it can view only a small strip of Earth in one orbit. So the adjacent strips of Earth are viewed in the next orbit because the Earth has rotated a little on its axis during the next revolution of Earth. It means that the whole Earth can be viewed by the camera of polar satellite and strip by strip during entire day. So it is important to note that a single polar satellite can monitor 100% of Earth's surface. Every location on Earth lies within the observation of polar satellites twice each day. Every location of Earth can be monitored by polar satellites twice a day. Okay, the polar satellites are not used for communication purposes. Third point, these are used for remote sensing. Used for remote sensing, yani observation of the atmosphere from distant. So for this they are also known as, hence they are also known as remote sensing satellites. Remote sensing satellites. Next point, the polar satellites are used for getting the information about the images of clouds, atmospheric data, ozone layer in the atmosphere, and to detect ozone hole over different locations like Antarctica. Are used for getting information about clouds, atmosphere, ozone layer, etc. Next point, the information collected through these polar satellites is extremely useful for remote sensing, meteorology, as well as environmental studies of the Earth. So India has already launched 4 remote sensing satellites. And these are IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, and IRS-1D. Okay, so उनका मेन और बेसिक इन पोलर सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का मैंने यूज़ बता दिया है. दीज आर यूज्ड फॉर सर्वे, ऑल्सो यूज्ड फॉर सर्वे ऑफ ग्राउंड वाटर. Survey of groundwater, also for detecting area under forest, for assessment of drought, for
preparing the wasteland maps for assessment of crop diseases, for detection of good fishing zones in rivers and oceans, for spying purposes, etc. ओके, सो दीज आर पोलर सैटेलाइट्स. ये सारी चीज़ें हमने पोलर सैटेलाइट्स के बारे में देख ली. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अबाउट सैटेलाइट्स इज जनरल एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स, यानी इंपॉर्टेंट uses of satellites in general. These are in communication, of course, in communication like radio, television, telephone signals, etc. Second, forecasting weather, in forecasting of weather. Third, to study the upper region of atmosphere. Atmosphere, and in a study of cosmic rays, and solar radiation. To determine the exact shape and dimension of Earth. Etc. So these are some common uses of polar satellite.